कि ये पेशेंट को, जो कोविड का पेशेंट है, उसके मतलब वोकल कॉर्ड्स में भी इशू है। लोग कान के अंदर बड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये माना जाता है कि भाई बड्स का इस्तेमाल करके कान के अंदर जो वैक्स आपकी है वो निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपके कान को गंदा माना जाता है। तो आपसे ये समझना चाहूँगा, ये जो वैक्स को निकालने के लिए हम कान के अंदर ईयरबड्स डालते हैं, क्या ये सही है? सर ये बिल्कुल गलत है। बात हुई है, हमने वहाँ पे ऑपरेट भी किए म्यूकोरमाइको, जो अर्ली जो म्यूकोरमाइकोसिस होते थे उनका मतलब इतना वर्सनिंग कंडीशन नहीं होती थी। आपका कान, आपकी नाक और आपका गला, कोविड-19 ने आपको इतना सतर्क बना दिया है कि अगर मामूली सी भी खराश आपके गले में पड़ती है तो आप परेशान होने लगते हैं, फ़ौरन दौड़ते हैं और अपना कोविड का टेस्ट कराते हैं। आपके कान के साथ आप छेड़छाड़ करते रहते हैं, और एक कॉन्सेप्ट है हमारे घरों में, कई बार माएँ भी कहती हैं बेटा कान साफ कर लो, बट भी आपके हाथ में पकड़ा देते हैं, और नाक आप खुरचते रहते हैं, और नाक के खुरचने के कारण भी आपको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और चूंकि आजकल हम लोग मास्क पहनते हैं, क्या मास्क पहनने से वाकई नाक में कुछ इन्फेक्शन होने लगे हैं? और अगर ये सत्य है तो ये हो क्यों रहे हैं, इनको रोका कैसे जा सकता है? और भी बहुत सारी बातें हैं, म्यूकरमाइकोसिस की बात भी हम लोग करेंगे कि कोविड-19 के इन्फेक्शन के बाद जो डायबिटिक होते हैं, जिनकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होती है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में म्यूकरमाइकोसिस देखा जाता है। क्या म्यूकरमाइकोसिस होने का मतलब है कि ज़िंदगी तमाम शुद्ध, अब इसके बाद मामला ख़त्म? इन तमाम बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर राजा रमनबीर सिंह, कंसल्टेंट ईएनटी, फोर्टिस अमृतसर। इस समय जम्मू में हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। थैंक यू सर, थैंक यू। कोविड-19 के इस कहर के बीच में डॉक्टरों से मुलाकात करना और उनको इंटरव्यू करना एक ड्रेडेड एक्सपीरियंस है। आप डर के जाते हैं कि ये डॉक्टर कम से कम दिन में 100 पेशेंटों से मिलता होगा। ये मतलब कैसा महसूस करते हैं, ये जो फीलिंग आजकल पत्रकारों में आपको लेकर आ गई है? सर नहीं सर, ये तो अच्छी बात है। आप बिकॉज यू आर द सोर्स ऑफ गिविंग द पब्लिक द इंफॉर्मेशन विच इज़ राइट। बिकॉज ऐसे तो लोगों के मन में हज़ारों वहम रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। आप एक प्रॉपर मीडिया, आपके थ्रू आप लोगों को एक जनरल इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टरों से एक प्रॉपर सोर्स से लेके। तो दैट इज़ वेरी वेरी आपका एक ग्रेट जॉब है। मतलब जितना काम हम कर रहे हैं उतना काम आप भी कर रहे हैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए, तो इट्स अ ग्रेट जॉब सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि गले में खराश, आप उसको अब एज एन ईएनटी स्पेशलिस्ट कैसे क्लासिफाई करते हैं कि ये कोविड की खराश है, ये नॉन कोविड खराश है? और अगर एक आम आदमी आपसे, बेचारा गांव का देहाती आदमी मेरे जैसा, आपसे पूछ ले कि जनाब मुझे बताइए गले में खराश हो रही है तो मैं क्या करूं, तो आप उसको कैसे एडवाइस करते हैं कि ये कोविड है या ये नॉन कोविड है, या आपके लिए भी डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो गया है? नहीं सर, डिफरेंशिएट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुआ है। हम एक्चुअली वी सी द ड्यूरेशन, we see the duration, how much long this process is taking on, this infection is going on. अगर कोई पेशेंट बोल रहा है, अब तो देखिए कोविड को तो ऑलमोस्ट 1.5 या 2 साल होने वाले हैं अभी, तो अगर कोई पेशेंट, जैसे अब तो हम सस्पिशियस बेसिस पे ही देखते हैं, लेकिन जनरली अगर पेशेंट आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो बोल रहा है मुझे, हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ए पेशेंट। अगर उस सिंपल पेशेंट बोल रहा है कि जैसे मुझे गले में खराश है, तो हम हमारे दिमाग में जनरली हम, आई एम ए वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। पहली बात तो मैं आई डोंट कंसिडर में कोविड कि सीधा यू शुड गो एंड गो डू फॉर द सिम्टम्स, स्लो एंड स्टडी वी हैव टू सी द सिम्टम्स कि आपको और बुखार तो नहीं हो रहा है, आपका बदन तो नहीं टूट रहा है। लेकिन जैसे इस अपना कोविड ने मॉडिफिकेशंस किए हैं, अपने में म्यूटेशंस किए हैं, वो हमारे लिए भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, क्योंकि और उसमें एक वैक्सीनेशन जो ड्राइव हुई है उससे काफ़ी हद तक मतलब काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मतलब साइन एंड सिम्टम्स भी चेंज हुए हैं पेशेंट्स के। पहले पेशेंट जो कोविड के आते थे मेरे पास, मैंने जो देखे उनमें आप सीधा पेशेंट आता था तो बोलता सर मुझे फीवर है, तो आई वाज आल्सो वेरी। लेकिन अब ये है कि अब गला ख़राब है। अब एक्यूट फेरेंजाइटिस में एक्यूट स्टेज कोई भी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल फेरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस मीन्स फेरेंक्स प्लस आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। गले का अगर कहीं पे भी इन्फेक्शन है, फिर टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल का आइटिस, मतलब सब में बुखार आएगा। हमें उससे रूल करने के लिए हमें पहले तो हम वी आर फुली प्रोटेक्टेड। आप, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने मास्क पहना इसलिए मैंने थोड़ा एहतियात बरती हुई है।
अदरवाइज हमें अपने आप को पूरा प्रोटेक्ट रखना है। बाकी हमें कोविड से तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए वी हैव टू डू द इन्वेस्टिगेशंस, है ना। जैसे कॉमनली रैपिड है, आरटीपीसीआर है, जो मतलब हर एक आदमी को पता है कि आरटीपीसीआर इस टाइम पे हम वो सब चीज़ें टेस्ट करके ही फर्दर आगे प्रोसेस करना चाहते हैं। लेकिन अब कोई इमरजेंसी में कोई जैसे some कुछ पीपल होते दे कांट अफोर्ड, है ना, तो वी पुट आवर लाइफ एट रिस्क एंड वी हैव टू एग्जामिन द पेशेंट एंड टॉन्सिलाइटिस का, फेरेंजाइटिस का बुखार और कोविड के बुखार में कोई फ़र्क होता है या एक जैसा होता है? बिल्कुल होता है सर। बुखार सर बॉडी में कहीं पे भी होगा, ये एक्चुअली साइटोकाइंस और ये चीज़ों को रिलीज करता है जो हमारी बॉडी को मतलब वीकन करती है और ब्रेक हमारी पूरी ब्रेक डाउन होता है, वो किसी हर एक में होगा। लेकिन जो कोविड का बुखार है ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए रहता है ना। जो फेरेंजाइटिस का बुखार है वो रिजॉल्व हो जाएगा। कोविड का जो बुखार है वो दैट इज़ डिफरेंट, दैट इज़ डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि कोविड के बुखार में और फेरेंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस के बुखार में फ़र्क है, अब आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि क्या कोविड के कारण थ्रोट एक क्रिटिकल एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन या एरिया ऑफ स्टडी बन चुका है, या आज भी हम लोग चेस्ट पे ही कंसंट्रेटेड हैं कि जनाब ये तो सिर्फ चेस्ट डिजीज़ मामला है, इसका मामला ज़्यादा थ्रोट के साथ नहीं है? No, sir. Actually, when the COVID started, it was very difficult for our every clinician throughout the world. In fact, not in India. We were try and hit method we were using. कि अगर जैसे शुरू में रेमडेसिविर आई, हमने रेमडेसिविर लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद में जो हमारे पास में अवेलेबिलिटी चीज़ें थी, हमने स्टेरॉइड्स देखा, अगर फ़ायदा दे रही हैं तो स्टेरॉइड्स लगाने शुरू कर दिए। अब उसके हमें कॉम्प्लिकेशंस भी देखने पड़ रहे हैं। उस टाइम पे जो स्टडीज़ थी वो वेरी लिमिटेड थी। अब लेकिन हमारे पास में रिसोर्स और इक्विप डाटा है जिसकी आप प्रोटोकॉल के तहत हम अब फॉलो अप कर रहे हैं उसको। क्या ये इस समय ईएनटी स्पेशलिस्टों का इसमें कोविड केयर में कितना रोल है, या आज भी ये चेस्ट एंड डिजीज़ का ही एक्चुअली इसमें हर एक डॉक्टर का रोल है, नॉट अबाउट ENT, बट द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज थ्रू नोज और थ्रोट, है ना। तो हमारा रोल एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जैसे अगर कोई पेशेंट इल होता है, इफ इट इज क्रिटिकली इल, तो वो है तो कार्डियो का पेशेंट होता है, अगर किसी को एंजाइना आता है, लेकिन इट इज मैनेज बाय द क्रिटिकल केयर देयर, है ना। ये वैसे ही हुआ कि it is a disease which is entered through the nose, but it was the most affected part was the lung. Most affected part was the lung. So all of the जो जो पूरा जो हमारा चीज़ें सारी फोकस हो गई वो लंग्स पे हो गई, बिकॉज इतना हमें पता चल गया कि इट इज़ इफेक्टिंग द लंग एंड द लंग इज़ द मेन कल्प्रेट विच इज़ किलिंग द पर्सन। तो हमारा पल्मोनोलॉजिस्ट पे जो हमारे पल्मोनोलॉजिस्ट ने जो जॉब किया वो बहुत ग्रेट जॉब किया। आप कह रहे हैं कि ये पल्मोनोलॉजिस्ट के पास ही रहा, लेकिन एक चीज़ आपसे और समझना चाहूँगा कि जब हम इसकी मेडिकेयर की बात करते हैं, जो मेडिसिन इसमें दी जाती हैं, मैक्सिमम मेडिसिन जो आपको दी जाती हैं उसमें गला साफ़ करने वाली कोई एक आधी मेडिसिन दी जाएगी, लेकिन ज़्यादातर मेडिसिन जो आप ले रहे हैं दे वो हिट एंड ट्रायल बेसिस पर ही आप सारी मेडिसिन ले रहे हैं। पहले आपका रेमडेसिविर आ रहा था, फिर WHO ने कहा नहीं ये दवाई इसके लिए ठीक नहीं है। उससे पहले क्या कहते हैं कुछ और दवाइयाँ आई, थोड़ी देर के लिए वो चली, फिर कहा कि नहीं जनाब ये दवाइयाँ भी इसमें इस्तेमाल अब नहीं कर सकते हैं। फिर फाइनली एक और गाइडलाइन आई जिसमें कहा गया ठीक है आप रेमडेसिविर का इस्तेमाल कीजिए पर सिलेक्टेड पेशेंट्स में कीजिए। अब कुछ और चीज़ें कही जा रही हैं। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ क्या ENT से जुड़ी हुई भी कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने देखा है कि कोविड के कारण कान के ऊपर कोई असर पड़ा, नाक के ऊपर कोई असर पड़ा, या गले के ऊपर कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट? सर हमारे पास में पोस्ट कोविड पेशेंट्स आते हैं, उनको बिकॉज एक मैं कंडीशन बताता हूँ, दे सफ़र फ्रॉम दिस लंग एंड उस टाइम पे उनके गले में बहुत ज़्यादा बलगम होता है। और मैं आपको आम भाषा में बता रहा हूँ ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। हाँ, बलगम होता है, वो बार बार कफ करने से की वजह से वोकल कॉर्ड्स के ऊपर वोकल कॉर्ड्स एक आम भाषा में बोलने की तारें होती हैं, जो एयरवे हमारा है उसका मेन काम है एक तो स्पीच को प्रोड्यूस करना। स्पीच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वॉइस। स्पीच होती है जो एक आदमी की गले से आवाज़ निकलती है, दैट इज़ नॉट आवाज़ नहीं होती है, वो उस टाइम पे सिर्फ वो एक वॉइस होती है एंड दैट इज़ फर्दर आर्टिकुलेटेड इनटू द स्पीच। हमारे पूरे पैलेट में हमारे जो साइनसेस होते हैं वो आर्टिकुलेट होती है वहाँ पे। अब आई वॉज टॉकिंग अबाउट द वोकल कॉर्ड्स,
उसके ऊपर कंटिन्यूसली बोलते, पेशेंट बोलता है मुझे बार बार गला साफ करना पड़ रहा है। हमने लरेंजियल एंडोस्कोपी में ये चीज़ें देखी हैं कि ये पेशेंट को, जो कोविड का पेशेंट है, उसके मतलब वोकल कॉर्ड्स में भी इशू है। मतलब लॉन्ग टर्म रहता है, ये थोड़ी देर के लिए रहकर जितनी देर इन्फेक्शन है उतनी देर दिक्कत दे? 2 to 3 months का मैंने जो अपना एक्सपीरियंस है, 2 to 3 months वोकल कॉर्ड्स पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा है इसके। और गला का इनफैक्ट जो म्यूकोजा ऑफ रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है, उस पे भी काफ़ी इफेक्ट रहता है। और नोज़ का तो मैं टॉपिक थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहता हूँ। नोज़ के ऊपर तो मोस्ट इफेक्टेड हुआ है ये, बिकॉज पोस्ट कोविड के अंदर हमने जो स्टेरॉइड्स का यूज़ किया है, स्टेरॉइड्स दैट टाइम, क्योंकि वी वाज नॉट अवेयर की चीज़ें कैसे ठीक की जाए, तो हमें एक भगवान ने एक हमें स्टेरॉइड, एक लाइफ सेविंग ड्रग हमें बता दिया, मतलब हर एक को, कि वी हैव टू यूज़ द स्टेरॉइड्स। अब हमें जैसे 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 उसके बाद में हमने महसूस किया कि अब आई एम टॉकिंग अबाउट द म्यूकोरमाइकोसिस, जो बड़े पिछले दिनों में एक डेडली चीज़ एक प्रेजेंट हुई लोगों के अंदर की, ब्लैक फंगस के नाम से, कि एक खतरनाक बीमारी आई है जो मतलब पूरा सब कुछ खत्म कर देती है, और वो रियलिटी में सब कुछ खत्म कर देती है। मतलब मैंने भी इस पे काफ़ी, हमने वहाँ पे एज ए इन इन अमृतसर हमने देखा, हमारे जो जितना ये होता था, मतलब हमारा आईसीयू है वो पूरा पूरा फिल्ड होता था। हम उनका एक पीसीआर भेजते हैं हम। अब नेजल स्वैब्स हम उठा नहीं पा रहे थे पेशेंट्स का, बिकॉज दे वर इंट्यूबेटेड, बिकॉज दे वर राइल्स ट्यूब इनसाइड द नोज। तो हम काफ़ी चीज़ें, तो हम उनका रैपिड पीसीआर भेजते थे। तो उसके अंदर म्यूकोर, इनफैक्ट 10 में से 4 या 5 पेशेंट्स का म्यूकोर पॉजिटिव आता था। वो क्यों आ रहा था? बिकॉज मैंने भी इस पर काफ़ी स्टडी की। म्यूकोर इफेक्ट्स द पर्सन हु इज हैविंग द लो इम्यूनिटी। अब लो इम्यूनिटी दैट कैन बी डेवलप फ्रॉम एनी रीजन। इफ द पेशेंट इज डायबिटिक, देन अगर वो हॉस्पिटल में नहीं भी कभी गया है, वो भी प्रेजेंटेशंस आई हैं हमारे पास में। अगर वो कोविड से सफ़र हुआ है, नहीं पहुंचा है वो हमारे पास, मतलब उसको कोई स्टीरॉयड का ट्रीटमेंट नहीं चला है, कुछ भी नहीं, इट ओनली इफेक्ट्स द पीपल हु हैविंग द लो इम्यूनिटी। अब लो इम्यूनिटी के हम तो कई बार हम इम्यूनिटी पर्सन की खुद लो करते हैं, जैसे कैंसरस कंडीशंस आती हैं कि वो उसके अंदर हम कैंसर को सप्रेस करने के लिए हम मतलब जो इम्यूनो सप्रेसेंट्स देते हैं, तो वो आदमी की इम्यूनिटी लो करते हैं। एक जैसे वो हो गया, मैंने आपको बताया इम्यूनो सप्रेसेंट्स हो गया। दूसरा डायबिटिक हो गया। तीसरा, हमारे जो हॉस्पिटल में हमने स्टेरॉइड्स दिए, स्टेरॉइड्स लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, लेकिन एक साइड इफेक्ट है। जैसे हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं लाइफ के अंदर। तो जो कोविड था, ये हमारे लिए अच्छा टाइम नहीं निकला, और उसके बाद में हमारे पास म्यूकोरमाइकोसिस का आ गया। अभी अभी म्यूकोरमाइकोसिस की क्या पोजीशन है आपके सर हाँ, म्यूकोरमाइकोसिस के हमने अभी अभी हम देख रहे हैं हमारे स्पेंडिंग पेशेंट्स म्यूकोरमाइकोसिस। आई ऑपरेटेड, मतलब जो जो जितने पेशेंट्स हमने म्यूकोर करवाए, उसके मैंने 6-7 पेशेंट्स का म्यूकोर का मैंने सर्जरी की। दैट वाज वेरी ड्रेडफुल। मतलब आपको मतलब सीटी फाइंडिंग्स में देखने को मिलता है टर्बिनेट्स, मतलब हमारे बोन में कॉन्काज होते हैं, मिडल सेप्टम होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं नोज़ के। और इनफैक्ट आइज़, जम्मू के पेशेंट्स हमारे पास वहाँ पे गए हैं जो यहाँ पे अनट्रीटेड, जिनको मतलब जिनको प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं मिल पाई। बहुत बहुत जगह से रेफरल गए, आई डोंट वांट नेम द हॉस्पिटल्स, बट दे वर नॉट प्रॉपरली मैनेज हियर। तो हमारे पास में आए, वहाँ पे हमने उनका किया ट्रीटमेंट। उसमें से एक दो पेशेंट वो दे आर वेरी वेरी, उनकी हमने मतलब इसमें आइज़ का इन्फेक्शन हो जाता है, नोज इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जो ड्रग इसमें दवाई इसमें दी जाती है एम्फोटेरिसिन, एम्फोटेरिसिन को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये किडनी के ऊपर असरअंदाज होती है, और अगर पेशेंट आपका जो है ऑलरेडी उसकी सैचुरेशन गिर रही है, ऑलरेडी पेशेंट को बहुत सारे आपने स्टीरॉइड्स दे रखे हैं, स्टीरॉइड्स के साथ साथ में आपने और कुछ दवाइयाँ दी हुई जिससे आप इन्फेक्शन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर अगर आपको पता चलता है कि ये फंगल इन्फेक्शन हो चुका है, तो बताया ये जाता है कि आप जब एम्फोटेरिसिन की ये इंजेक्शन देना स्टार्ट करते हैं तो उससे किडनी असरअंदाज होती है, पेशेंट तो रिकवर होता है, पर लॉन्ग टर्म में फिर लॉन्गेविटी लाइफ की या जो खूबसूरती ज़िंदगी की है वो वैसी नहीं रह पाती। क्या ये सही है? नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। वी ओनली स्टार्ट द एम्फोटेरिसिन बी इन द पेशेंट्स। सर वी ओनली एम्फोटेरिसिन बेसिक है तो वो जो कंपोनेंट है उसका, जो एम्फोटेरिसिन का, वो तो है ही। वी स्टार्ट इन ओनली पेशेंट्स, वी फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले अगर किसी भी हमने पेशेंट की शुरू करनी होती है, वी स्टार्ट इट फॉर द 14 days, है ना। तो हम पेशेंट की रीनल फंक्शन टेस्ट पहले करवा लेते हैं।
आपके बिल्कुल जैसे आपने बताया रीनल फेलियर पे होता है। हमारे पास में भी एक पेशेंट था, ही वाज ऑलमोस्ट ऑन 1 मंथ आईसीयू में वो रहा, मुझे याद है। उसका म्यूकोर पॉजिटिव आया, मैंने उसको ऑपरेट किया। तो विद द ग्रेस ऑफ गॉड उसकी रीनल फंक्शंस डेटोरेट हुए, लेकिन हमारे पास में उसका अल्टरनेटिव है। कुछ मेडिकेशंस हैं जो एम्फोटेरिसिन बी को रिप्लेस कर देती हैं, दैट हैव द रोक लो, जैसे पोसाकोनाजोल है ना। तो जिनकी एफिकेसी मतलब दैट दैट बट लेकिन जब कोविड पेशेंट्स की बात आती है तो दे आर इन आईसीयू, तो उनको या तो दे आर नॉट इन सेंसेस, तो उनको हम ओरली चीज़ें नहीं दे सकते हैं। राइल्स ट्यूब फीडिंग करते हैं, लेकिन वो मतलब जो प्रॉपर एफिकेसी है, जो मतलब बाईपास मेटाबॉलिज्म एक चीज़ होती है कि हमें ड्रग की प्रॉपर अवेलेबिलिटी टू द पर्टिकुलर ऑर्गन, है ना। तो उसके लिए आईवी रूट इज़ द बेस्ट। तो उस कंडीशन के लिए हमें एम्फोटेरिसिन बी देनी पड़ेगी, हमें एम्फोटेरिसिन बी देनी पड़ती है। और म्यूकोर सर, म्यूकोर इज़ नॉट मतलब इतना डरने वाली बात नहीं है, बस हमें यही है कि प्रॉपरली हमें गाइडलाइन। और म्यूकोर का सबसे बड़ी दिक्कत क्यों आई, क्योंकि म्यूकोर इज प्रेजेंट इन द एयर। मुझे नहीं पता कि मुझे भी म्यूकोर है या नहीं है, मतलब इनफैक्ट यू कैन इफ देयर इज ए कट ऑन द बॉडी, म्यूकोर वहां से भी एंटर कर सकता है। ये तो एक दुनिया के ऐसे हो गया कि नाक के थ्रू म्यूकोर एंटर कर रहा है। म्यूकोर तो इट इज़ ए फंगल इन्फेक्शन एंड इट इज़ ए डेडली मतलब डिजीज। और जब इसकी प्रेजेंटेशन मेनली जो नोज़ के अंदर आई, तो तब तो इसका मैंने जो अपने हिसाब से और हमने जो स्टडीज़ मैंने पढ़ी हैं और जो हमारे सीनियर्स जो हैं जिनसे हमने हमने डिस्कस किया है, तो उसमें यही है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट। तो आपको अगर आपको फॉर एग्जांपल हम म्यूकर की बात कर रहे हैं हम, तो आपको क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं उसके अंदर। अगर आपके नोज से ब्लड निकल रहा है, फॉर एग्जांपल नेजल स्टफिनेस है, स्टफिनेस हैवीनेस इन द नोज, पेरी ऑर्बिटल पेन, इवन टूथिक, आप ये सब चीज़ें हैं, मतलब म्यूकोर इन्वेड्स द साइनस, देयर आर फोर फ्री स्पेसिस इन द हेड एंड नेक रीजन। तो म्यूकोर साइनस पे इन्फेक्ट करता है, तो हम वी जो आइडली इसका रहता है, वी हैव टू टेक द स्वैब फ्रॉम द मिडल मेटस नाक के अंदर एक है ना, साइनस के अंदर जो जगह है, तो मिड मैक्सिलरी साइनस है, वहाँ से हम स्वैब लेके उसको कल्चर के लिए किए माउंटिंग के लिए भेजते हैं। तो उससे हमें पता चल जाता है म्यूकोर है या नहीं है पेशेंट का। उससे भी पहले अगर कोई पेशेंट को साइन एंड सिम्टम्स हल्के से लगते हैं कि मेरे को ये चीज़ें, जैसे मैंने बताया नेजल स्टफिनेस है, पेरिऑर्बिटल पेन है या टूथिक है, तो जम्मू में जितने भी लोगों को म्यूकरमाइकोसिस हुआ, वो सब लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे। हॉस्पिटल के एडमिशन के दौरान ही उन्हें म्यूकरमाइकोसिस हुआ, या हॉस्पिटल में एडमिशन के बाद जब वो घर चले गए, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के तौर पर म्यूकरमाइकोसिस उन्हें हुआ। और जो अभी तक के फिगर्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी शेयर किए गए हैं, और राज्यसभा में उनको एक सवाल के जवाब में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने कहा भी कि 12 लोगों की मौत जम्मू कश्मीर में म्यूकरमाइकोसिस से हो चुकी है और 8 लोगों ने रिकवर भी किया है। 44 के करीब करीब लोग हैं जिनको म्यूकरमाइकोसिस जम्मू कश्मीर में हुआ है, और 24 लोग हैं जो अभी भी जम्मू कश्मीर में म्यूकरमाइकोसिस से जूझ रहे हैं और उनका इलाज चल रहा है। तो इसका मतलब 8 लोग अगर आपके बचते हैं, 12 लोगों की मौत होती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि म्यूकर इज़ अ डेडली डिजीज। इट्स ए डेडली डिजीज। मैंने हम पेशेंट मतलब इनफैक्ट एक पेशेंट जम्मू का ही था, उसका व्हेन ही केम टू अस, तो ही वाज इन टोटली अनकॉन्शियस कंडीशन, सो ही वाज लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज़ समझ में मुझे नहीं आ रही कि यूरोप में बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूरोप को कोविड ने मारा। अमेरिका अभी भी कोविड को झेल रहा है, और सेकंड वहाँ पे थर्ड वेव जो है अब इस समय अमेरिका में आ रही है, और उस वेव को लेकर भी वो कह रहे हैं कि मास्क दोबारा से लोगों को पहनने के लिए कहा गया है। वॉशिंगटन डीसी में ये सब कुछ हो रहा है, केसेस दोबारा से बढ़ने लगे हैं, लेकिन म्यूकरमाइकोसिस के केसेस नेग्लिजिबल हैं, ना के बराबर है, रिपोर्ट ही नहीं हो रहे। सिर्फ हमारे ही देश में ये हो रहा है या एशियन सब कॉन्टिनेंट में हो रहा है, इसका क्या कारण? सर मैं आपको इसको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, म्यूकोर माइकोसिस जिसको ब्लैक फंगस कहा जाता है, ये 1855 में सबसे पहले हुआ था। मतलब इसका फर्स्ट केस जो रिपोर्ट हुआ था, डॉक्टर साहब का नाम मुझे अभी, और दैट आई थिंक यूरोप के डॉक्टर साहब थे, उन्होंने इसको डायग्नोस किया था। ये म्यूकोर माइकोसिस इज नॉट ए न्यू थिंग। व्हेन आई वाज इन ए ट्रेनिंग पीरियड, हमने उस टाइम पे म्यूकोर माइकोसिस की भी प्रेजेंटेशन देखी है, लेकिन इस तरीके की प्रेजेंटेशन हमने नहीं देखी है जो कोविड के बाद हुई है। हमने वहाँ पे ऑपरेट भी किए म्यूकोर माइको, जो अर्ली जो म्यूकोर माइकोसिस होते थे उनका मतलब इतना वर्सनिंग कंडीशन नहीं होती थी। अब मैं आपको जैसे बता रहा था कि हाउ टू डायग्नोज पेशेंट, हमारे पास पेशेंट आता है, एक बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, एंडोस्कोप लेते हैं हम, है ना, उसके पेशेंट के नाक में डालते हैं,
टू सी द स्टेटस ऑफ द व्हाट इज द नेजल, उसका स्टेटस क्या है, कंडीशन क्या है। उस कंडीशन के अंदर मतलब आप खुद, आप कोई पेशेंट हो तो मैं आपको दिखाऊं, मतलब आप यू विल बी शॉकन टू सी, मतलब उसके नाक का बुरा हाल, मतलब जिसको कहते हैं ना बदहाल हो गया होता है उसका नोज, मतलब। डॉक्टर साहब, मैं एक और चीज़ पर आना चाहूँगा, आपसे ये जानना चाहूँगा कि लोग कान के अंदर बड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये माना जाता है कि भाई बड्स का इस्तेमाल करके कान के अंदर जो वैक्स आपकी है वो निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपके कानों को गंदा माना जाता है। तो आपसे ये समझना चाहूँगा, ये जो वैक्स को निकालने के लिए हम कान के अंदर ईयरबड्स डालते हैं, क्या ये सही है? सर ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गॉड हैज़ गिफ्टेड वेरी, भगवान ने हमारी बॉडी बनाई है, बहुत अच्छी तरीके से बनाई है। इसके अंदर हम जो भी चीज़, इवन मेडिकेशंस भी जो हम करते हैं, वो हम बॉडी की फिजोलॉजी को उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके, एंटीबायोटिक्स डोंट किल द ऑर्गेनिजम्स, वो इनिशिएट द आवर बॉडी सिस्टम टू मैनेज अगेंस्ट द डिजीजेस, है ना। जो हमारी बॉडी के अंदर जैसे P53 है, कुछ एंजाइम्स को हम एक्टिवेट करते हैं ताकि वो उसके खिलाफ लड़ें, है ना। ये तो मैं कॉम्प्लिकेट चीज़ बता, और ईयर के साथ भी वैसा ही है। वैक्स भगवान ने बहुत अच्छी तरीके से ड्रेन करने के लिए मैकेनिज्म बनाए हैं। आपकी जो जॉ मूवमेंट्स होती हैं, छोटे बच्चों में आपने कभी देखा नहीं होगा कि ज़्यादा वैक्स होता है। बिकॉज क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनकी जॉ मूवमेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि वो वैक्स अपने आप निकलता रहता है ना। वैक्स इज़ ए नॉर्मल फिनोमेना, और हम इसको जो अपना बर्ड्स लेके पुल कर करके उसको, और ज़्यादा उसको ट्रॉमा करते हैं तो एक इनफेक्ट एक उससे एक बीमारी बन जाती है। उसको हम पेशेंट ऐसा ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं उसको हम। पेशेंट कान छिलता है और वो ईयर इज़ वेरी सेंसिटिव, ईयर स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव, तो वो पेशेंट हमारे पास में फ्रोंक्लोसिस कहते हैं कॉमन भाषा में उसको, कान में दाना हो गया जी, हमें बहुत दर्द हो रही है, तो वो पेशेंट ईयरबड्स से कई बार ट्रॉमा करे। और कई बार तो सम पीपल आई हैव सीन द वन ऑफ द मतलब ब्यूटी आई हैव सीन इन द पेशेंट हैज डन कि अपना उसने पेन लिया और ही वाज जस्ट रिमूविंग द वैक्स, तो आई पुट माई ऑटोस्कोप विच इज़ वेरी कॉमन, सबसे हमारा ये सबसे छोटे इक्विपमेंट होता है, इसको माना जाता है। मैंने उसके कान के अंदर देखा तो आई वॉज शॉक टू सी कि ब्लू कलर है। तो मैंने मैंने देखा कि मैंने मैंने मेरे को लगा, मैंने कहा इट इज़ अ हेमोटेम्पेनम, मतलब कि उसको कहीं चोट लगी होगी कान के अंदर। व्हेन आई पुट हिम अंडर माइक्रोस्कोप, आई वॉज शॉक टू सी द होल लाइनिंग ऑफ द पेन वॉज देयर। वो उसने अपने कान के ऊपर एक किस्म की ड्राइंग की हुई थी पर्दे के ऊपर। तो पीपल गो टू सच एक्सटेंट, मतलब ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। दे आर नॉट गुड फॉर योर ईयर। नो 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 सर नो, दैट्स वाई वी आर सिटिंग हियर, मतलब ENT, दैट्स वाई वी आर हियर। आपको अगर दिक्कत है, पर्टिकुलर ड्रॉप्स आती हैं, आई डोंट वांट टू प्रमोट और एनी से एनी यहाँ पे कोई दवाई बताऊं और लोग अपने आप ही डालने लग जाए कानों में, वो भी हमारे लिए दिक्कत हो जाती है। अंत में डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब नोज़ की हम बात करते हैं, अब आजकल हम लोग मास्क बहुत पहनते हैं, क्या मास्क से इन्फेक्शन होने की कोई पॉसिबिलिटी है? और अगर मास्क से किस तरह के मास्क हैं जिनसे आपको लगता है प्रोबेबिलिटी ऑफ कैचिंग एन इन्फेक्शन इज़ हाई, और ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल होगा, ये फंगल होगा, ये कौन सा इन्फेक्शन होगा? सर आपने 2 क्वेश्चन पूछे, आई एम थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है कि मास्क पहनने से इन्फेक्शन हो रही है या मास्क पहनने से। इफ़ यू आर कवर्ड देन देयर इज नो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, है ना। इफ़ यू आर वेयरिंग द प्रॉपर मास्क, जो सर्टिफाइड मास्क हैं उनको पहनोगे अगर आप, N95 जो सर्टिफाइड हैं, तो उससे आपको यू आर सेव्ड, ऑलमोस्ट सेव्ड। 95% तो गवर्नमेंट कहती है कि हमारा जो हम। लेकिन क्या नोज़ की स्किन में इन्फेक्शन होने का कोई पॉसिबिलिटी है? सर नहीं, सर ये जो आप बता रहे हैं कॉस्मेटिक रीजन, वो सबसे बड़ा इशू आ रहा है हमारे पास। मेरे पास में पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं हमें हमें मास्क पहनने से दिक्कत, यहाँ पे ये हो रहा है। उसके बाद में इसके मास्क की जो ये पीछे रहता है, जो पीछे वो ईयर के पीछे इनफेक्ट वहाँ ट्रॉमा करता है, वो लॉन्ग टर्म वहाँ पे भी इशू आता है मास्क पहनने से। वो कॉस्मेटिक, दैट इज द कॉस्मेटिक रीजंस। ऐसा कोई इन्फेक्शन नहीं है जो मास्क पहने। अगर आप मास्क पहन रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है मास्क पहनना सर। तो ये थे डॉक्टर राजा रमनबीर सिंह, कंसल्टेंट हैं ENT के फोर्टिस अमृतसर में। हमने इनसे बातचीत की ENT को लेकर कि आपकी नाक, कान और साथ में आपकी थ्रोट, इन 3 चीज़ों को लेकर हमने बातचीत की। उम्मीद है बहुत सारी चीज़ें आपको इस बातचीत से सीखने को और सुनने को मिली होंगी।